नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश का इतिहास बदलने जा रहा है। बुंदेलखंड की धरती से नया इतिहास लिखा जाने वाला है। बुंदेलखंड की धरा से नया अध्याय शुरू होने वाला है। बुंदेलखंड के लोगों की, यहाँ के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रही है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना के रूप में बुंदेलखंड की प्रगति का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 दिसंबर को छतरपुर पहुंचने जा रहे हैं और बुंदेलखंड की समृद्धि और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को छतरपुर जिले के खजुराहो में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ने की परिकल्पना को साकार करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराजा छत्रसाल और आल्हा उदल के शौर्य और बलिदान के लिए ये बुंदेलखंड की धरा जानी जाती है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें केन नदी पर बांध और लिंक नहर का निर्माण किया जाना है। परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को 8 सालों में पूर्ण किया जाना है, यानी परियोजना को पूर्ण होने में 8 साल का समय लगेगा। परियोजना की कुल लागत में मध्य प्रदेश का हिस्सा लगभग 24,300 करोड़ रुपए का है। परियोजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 10 जिलों क्रमशः छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, सागर और विदिशा के कुल 1900 गांवों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ साथ 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। यानी सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही आबादी वाली क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना को अगले 8 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की 10% राशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी, जबकि 90% राशि केंद्र सरकार देगी। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास और प्रधानमंत्री की सौगात से बुंदेलखंड की तस्वीर संवरेगी, तकदीर बदलेगी, समृद्धि की नदियां जुड़ेंगी तो क्षेत्र में विकास की धारा प्रवाहित होगी। यहाँ के लोगों का और किसानों का जीवन भी खुशहाल होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री ने और पीएम ने क्या कुछ कहा है। परसों हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे अपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक योजना की एक नई सौगात देने के लिए हमारे बीच आ रहा है, जिसको नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा स्वरूप बनेगा। खासकर अटल जी की जयंती के अवसर पर मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस स्तर पर भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। जल की राशि से एक तरह से उसका आने वाला कल पूरा बदलने वाला है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। तो मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना की ये सौगात है और इसके जरिए किसानों को फायदा पहुंचेगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। छतरपुर में कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं ब्रजराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। ब्रजराज जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले भी मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिली हैं। पार्वती, काली सिंध परियोजना जैसी, चंबल परियोजना जैसी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली। इससे भी तमाम फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को होने वाला है। गर्मियों में जो पानी का संकट होता है उसका फायदा, उसमें भी जो समाधान उससे किया जाएगा। अब एक बड़ी सौगात और मिल रही है बुंदेलखंड के लिए। इससे बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है, क्या कुछ आपकी रणनीति थोड़ा स्पष्ट कर दें। रणनीति ऋषभ जी कुछ नहीं है, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनमानस के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य करती हैं और जो सुविधाएं हैं वो सब तक पहुंचे इसके लिए निरंतर प्रयास करती है। इसीलिए जनता बार बार हमको चुनती है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी देश को विकास के लिए जो उनके उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। उसी में से एक ये उनकी परिकल्पना थी कि जो नदियां हैं वो नदियों को जोड़ा जाए। जो जल राशि है, देखिए स्पष्ट रूप से डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि जल राशि जो है वो हिमाचल में बहुत है,
क्योंकि वहां से सारी नदियां चलती हैं। बिल्कुल। किंतु अगर मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से जो बड़ा है, उसमें जो नर्मदा जी हैं और भी अन्य नदियां हैं, उन सब नदियों की जलराशि भी उनसे ज्यादा है। बस उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने का ही एक प्रयास है, हाँ। जिसमें कि आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अभी अभी पीकेसी का जो पार्वती काली सिंधु और चंबल लिंक का जो हुआ है, शुरुआत हुई है, उससे एक क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है, शिवपुर से लेके आगर तक को। अब जब ये केन बेतवा और चंबल नदी का जो केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है, जो 25 तारीख यानी कल चालू होगा, उसके बाद बुंदेलखंड में आपने ही बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे कैसे बुंदेलखंड में इसमें बदलाव आएगा। लगभग 10 जिलों में बदलाव आएगा, 1900 गांवों में कृषि के लिए ही नहीं, पेयजल की सुविधा का भी उपयोग होगा। अब उससे जब वहां पर पेयजल की सुविधा, जल की उपयोगिता आएगी, जल रहेगा, तो और भी अन्य कार्य वहां पर चालू हो सकेंगे। वो उद्योग से जुड़े हो सकते हैं, वो कृषि से जुड़े हो सकते हैं, हर तरह के। तो मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये आप इसे आइसोलेटेड ना देखें, ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी बार बार परेशान होती है कि 1 साल हो गया कुछ नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार धीरे धीरे सारे टुकड़े जोड़ती जा रही है। किस तरह से अगले 5 साल में मध्य प्रदेश है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में विकसित होगा, और विकसित होकर वो नंबर 5 की अर्थव्यवस्था देश में बने। जी ब्रजराज जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सौगात को देखा जा सकता है, खासकर निवेश को लेकर जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और जो पानी मुहैया अगर उद्योगों को होता है उससे भी इसका उनको फायदा मिलेगा, निवेश बढ़ता है। तमाम तरीके से बिंदुओं पर चर्चा लगातार हो रही है, हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से तमाम सौगातें इससे पहले दी गई हैं, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की सौगात दी गई, तब भी कई तरीके से किसानों को इससे फायदा पहुंचाने के दावे किए गए हैं। इस पूरी परियोजना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बुंदेलखंड वो क्षेत्र है, लगातार कहा जाता रहा कि पिछड़ा क्षेत्र ये रहा, यहाँ पर जिस गति से प्रगति तमाम क्षेत्रों में हुई, उस गति से यहाँ पर नहीं देखने को मिल पाई है। लेकिन अब इस परियोजना के जरिए बहुत कुछ बदलने वाला है, सरकार दावे कर रही है। आपकी नजर में क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं रमेश शर्मा जी? देखिए, कुल मिलाकर के योजना ये बहुत अच्छी है, और इसमें एक ये सावधानी रखना पड़ेगी कि इसका क्रियान्वयन ठीक वैसा ही हो जैसा सरकार ने निश्चित किया है, जैसी योजना बनी हुई है। मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है हर सरकार से। उसका एक कारण है कि बुंदेलखंड एकमात्र ऐसा, या एकमात्र तो नहीं कहेंगे, उन क्षेत्रों में से प्रमुख है जिन क्षेत्रों ने सल्तनत काल में भी और अंग्रेजी काल में भी सरेंडर नहीं किया। उन्होंने समझौते तो किए हैं लेकिन सरेंडर नहीं किया। इसीलिए दोनों सरकारों में इसकी उपेक्षा हुई है, और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का एकत्व ना रहे इसलिए बुंदेलखंड को डिवाइड भी कर दिया। आधा उत्तर प्रदेश में कर दिया और आधा मध्य प्रदेश में कर दिया। तो अब इस परियोजना से कहीं ना कहीं पानी जो है वो व्यक्ति की प्राथमिक आरंभिक जरूरतों में से एक है, तो वो पानी की आपूर्ति इसमें पूरी होगी, और पानी अगर होगा तो कृषि भी इसमें विकसित होगी। और ये जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही है, जैसे सागर में इन्वेस्टर्स मीट की थी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए भी पानी की बहुत उसमें आवश्यकता पड़ेगी। और इस समय इसमें कोई शक नहीं कि लगभग 70% पानी भारत की नदियों का बेकार बह के चला जाता है, समंदर में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। खराब प्रबंधन। ये जो लिंक योजनाएं बन रही हैं, जैसे शिवराज जी के समय भी छिप्रा को नर्मदा को जोड़ने की योजना बनी थी, तो मोटे तौर पर ये जो अंतर प्रांतीय योजनाएं हैं, ये इसका क्रियान्वयन मोहन यादव सरकार ने, देश में पहली सरकार ऐसी बनी है उन्होंने किया है, वो अग्रणी है। इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। और इसमें एक और बात कहूंगा कि राजनीतिक विरोध या राजनीतिक समर्थन के बजाय सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को भी और विरोधियों को भी इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार सरकार योजनाएं बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन जमीन पर जब उनका क्रियान्वयन होता है तब उसके परिणाम वैसे नहीं आ पाते। तो मैं समझता हूं इसमें थोड़ी सी निगरानी होनी चाहिए, और स्थानीय स्तर पर जल को हम कहाँ रोक सकते हैं। इसके अलावा कि बेतवा में भी, कैन में भी, इसमें जो सहायक नदियां हैं, नदियां 3 प्रकार की हैं। एक तो सदा नीरा नदियां कहलाती हैं, जिसमें कि नर्मदा कहलाती है, चंबल कहलाती है, सदा नीरा नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो लगभग 8 से 10 महीने जिनमें पानी रहता है,
और उसके बाद फिर गर्मियों में सूख जाता है। हाँ। लेकिन एक तीसरे प्रकार की नदियां वो होती हैं जो केवल बरसाती नदियां होती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। तो मैं समझता हूँ स्थानीय नागरिकों को ये जागरूकता भी आवश्यकता है कि वो जो बरसाती नदियां हैं उनमें अगर कहीं अवरोध आ गया है, कहीं कोई उसका अतिक्रमण कहीं हो गया है और जिसके वजह से पानी रुक रहा है, इनके अंदर चूंकि गंगा जी जहां से निकलती हैं, आप देखा होगा, या बेतवा जहां से निकलती है बिल्कुल बहुत पतली धारा से निकलती हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं वो जल हमेशा नदियों को समृद्ध बनाती हैं, चाहे वो नर्मदा हो, गंगा हो या बेतवा हो, चंबल हो, तो सहायक नदियां समृद्ध बनाती हैं। अब ये जागरूकता स्थानीय नागरिकों की है कि वो जो सहायक नदियां हैं जिन्हें हम बरसाती नदी नाला कह देते हैं, वो पानी कहीं ना रुके, इधर उधर डबरों में ना भर करके बेकार हो, वो सीधा बहकर के नदियों में आए ताकि सिंचाई के लिए और दूसरी चीजों के लिए पानी पर्याप्त मिल सके। जी निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण प्रबंधन हो जाता है वाकई में, और इस पूरी परियोजना का सफलतम उपाय यही है, यही तरीके हैं। ब्रजराज जी, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का सपना बताया जाता है, जिसे आप साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अब की सरकार डबल इंजन की सरकार है, 90% राशि इस पूरी परियोजना में जो खर्च हो रही है वो केंद्र सरकार देगी, 10% मध्य प्रदेश को देना होगा। तो डबल इंजन की सरकार की तस्वीर भी यहाँ दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये आता है जो विपक्ष खड़े करता है कि 20 साल का समय हो गया है आपको सत्ता में रहते हुए, इतना समय क्यों लग गया? के पास तो कुछ, विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए, इसलिए कहता है। विपक्ष ये भूल जाता है कि जब 2003 में हमको एक बीमारू प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश मिला था, तो आज हमने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या तो बिजली का उत्पादन था, और क्या तो बजट था, और क्या तो सिंचाई की जमीन थी, और कितना जल स्रोत थे, और क्या कृषि की स्थिति थी। तो उस पर तो बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप नींव अच्छी नहीं करोगे तब तक आप अच्छा महल नहीं बना सकते, या घर नहीं बना सकते, या कोई इमारत नहीं बना सकते। तो पिछले 20 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कार्य किया है उसके ही बेस पर अब ये सब कार्य आगे हो पा रहे हैं, अन्यथा ये करना भी बहुत मुश्किल होता। मैं यहाँ पर आपको यही कहने का प्रयास कर रहा था कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपने देखे थे, वो सपने, वो स्वप्न आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोहन यादव सरकार पूर्ण करने जा रही है। हर तरह से आप देखिए, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, प्राकृतिक व्यवस्था है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो हमने जिस तरह से एक साल में हमने अपने जो वचन पत्र के कार्य थे कुछ कर चुके हैं, कुछ के बेस तैयार कर लिया है, कुछ के रिजल्ट 1 साल बाद आएंगे, कुछ के 3 साल बाद आएंगे, कुछ के 5 साल बाद आएंगे। तो सब कुछ इंटरलिंक है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने आपके शो पे कहा था कि सब कुछ इंटरलिंक है। ये ब्रजराज जी इंटरलिंक है। और रमेश शर्मा जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्रियान्वयन की आप चिंता ना करें, क्योंकि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, क्रियान्वयन योजनाओं का सबके सामने है। अंधा भी देख सकता है कि बिल्कुल जैसा तय होता है वैसे ही काम होता है। ठीक है, सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक हम सरकारों की तस्वीरें जो देखते आए थे, कोई योजना शुरू हुई है, लगातार समय लग रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है, लेकिन 8 साल का जो समय बताया क्या है, आप कितने आश्वस्त करेंगे जनता को, जो इससे किसान वर्ग हैं जो जुड़े हुए हैं, कि 8 साल का समय, और मुझे लगता है कि इससे पहले से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल लाभ मिलना शुरू है, क्योंकि फेज वाइज है वो प्रोजेक्ट। लेकिन केन बेतवा का जो बांध है वो जब पूरा तैयार हो जाएगा तभी पानी जुड़ेगा, और उसके बाद ही सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किंतु मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें योजनाओं को जमीन पे लाने में जितनी सक्षम है और जिस सफलता के साथ किया है, विपक्ष के नेता भी हमारी उस कार्य प्रणाली के बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। तो रमेश जी विश्वास कीजिए, जैसा सोचा गया है वैसा ही होगा। अब वो कालखंड नहीं रहा जो कांग्रेस के टाइम का था कि 100 रुपए चलते थे, 80 रुपए पहुंचते थे। अब तो पूरे के पूरे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से खाते में जाते हैं। वैसे ही योजनाएं भी आप देखिए जमीन पे उतरेंगी, और उनका फल जो है, उनका जो लाभ है, वो जनमानस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, रमेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, लगातार समय बदलता है। 20 साल पहले का मध्य प्रदेश कुछ और था, धीरे धीरे तस्वीर बदली। लगातार हम भी सवाल उठाते रहे, विपक्ष भी अपने सवाल उठाते रहता है, लेकिन एक बड़ी बात जो है वो तस्वीर बदलती रहती है। आज की भी तमाम चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े करता है। विपक्ष का कहना है कि रमेश शर्मा जी की 8 साल का समय है, जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है जमीन पर कब उतरेगा, जमीन पर उतर पाता है कि नहीं उतर पाता, सरकार दावे करती है। लेकिन सरकार ने जो भी निवेश के पूरे कॉन्क्लेव किए हैं, तमाम तरीके से जो प्रोजेक्ट सामने आए हैं, अब इस परियोजना की जो बातें कही जा रही हैं, आप कितना आश्वस्त
प्रस्ताव हैं, क्योंकि आप भी लगातार चर्चा करते आए हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है और जो केंद्र से इसमें राशि दी गई है, जो लगातार भरोसा दिया जा रहा है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी जल्दी काम होना आपके मुताबिक चाहिए और कितनी गति से काम हो रहा है, आप देख रहे हैं जो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये इस परियोजना का काम बराबर होगा। और जिस तरीके से कई परियोजनाएं डिले हुई हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ही दूं, उमा जी के समय तय हुआ था, उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी, कि रामपथ गमन बनेगा, लेकिन वो उस समय बन नहीं पाया। लेकिन इस समय चूंकि मोहन सरकार को अगर आप देखें कि इनकी वर्किंग और दूसरे लोगों की वर्किंग में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो रामपथ गमन पे भी काम तेज किया है, कृष्ण पाथे पर भी तेज किया है। और मैं समझता हूँ ये जो नदी परियोजना जो है, इसमें भी मुझे उसमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि मोहन सरकार जो काम कर रही है इस समय, वो कहीं ना कहीं सारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर काम कर रही है। जैसे इसी योजना पे आप मुझे बताइए, पड़ी हुई थी 22 साल से 23 साल से, कहीं ना कहीं उन्होंने काम शुरू किया है, तो मुझे तो इसमें है कि ये काम इसमें तेज होगा। उसका ये कारण है कि ये समय की जरूरत भी है। जिस तरीके से धरती का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में आने वाले समय के लिए न केवल ये दोनों परियोजनाएं बल्कि और नई परियोजनाएं भी बने, ताकि धरती का वाटर लेवल ठीक हो। और इसके अलावा दूसरा, धरती नदियों का जो कैचमेंट एरिया है, जिससे मान लीजिए बेतवा और कैन भी है, इसके आसपास जो इंक्रोचमेंट है, मैं समझता हूं उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए और वह वृक्षारोपण हो, ताकि जो वाटर कैचमेंट एरिया में क्या रहता है कि पानी इकट्ठा होता है और फिर नदियों में आता है, तो मोटे तौर पर इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि जिस तेजी के साथ मोहन सरकार काम कर रही है, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। मान लीजिए अगर 2 साल का 3 साल का समय है, तो मुश्किल से 10-15% ही डिले होगा, ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि इसमें 90% पैसा जो है वो केंद्र सरकार से आ रहा है। मैं समझता हूँ इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। ठीक है ब्रजराज सिंह जी, देखिए रमेश शर्मा जी ने कई कार्यकाल देखे हैं, सरकार के कई दौर देखे हैं, और वो इतना भरोसा जता रहे हैं, यानी वाकई में जो क्रियान्वयन हो रहा है, जो उनको भरोसा है, तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही जो दावे किए गए वो जमीन पर उतरेंगे। साथ ही तमाम तरीके से आरोप का दौर भी देखने को मिलता है। तमाम बातें हैं, लेकिन जो टेक्निकल चीजों पर हम बात करें, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि गौपालन को भी आगे बढ़ावा दिया जाएगा, कोई भी किसान अपनी जमीन ना बेचे। क्या इस परियोजना को इन सबसे लिंक किया जा सकता है? जैसे कि आपने निवेश को लेकर कहा कि उद्योगों से भी लिंक किया जा सकता है, उसको लेकर भी उद्योगों को यहाँ पर सुविधा मिलेगी, और तमाम तरीके से किसानों को लेकर जो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे गौशाला की बात हो या फिर गौपालन की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या इन सभी चीजों को एक चीज से जोड़कर देखा जा सकता है? देखना ही चाहिए, क्योंकि हम पिछले 200 सालों में ही कृषि प्रधान देश हुए हैं। इससे पहले हम व्यापारी थे और हर तरह से व्यापार करते थे। बिल्कुल। तो हमारी सरकार विकास के साथ विरासत को दोबारा से जीवित करने का प्रयास कर रही है। जो रामपथ की बात की, कृष्ण पाथे की बात की, ये सब उसी के हिस्से हैं। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गंभीर नदी से हम कुंभ नहलवाते थे, इस बार उनका पूरा प्रयास है सिप्रा से ही नहलवाएंगे। अब साधु संतों की शिकायत वो दूर होगी, मंदिर जागृत हो रहे हैं। और जो गौपालकों का वाला बात है, वो इस पे इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं कि गौ आधारित जो कृषि है, वो उसी कृषि की तरफ विश्व बढ़ रहा है। तो गाय के प्रति अपनी संवेदना रखते हुए, गाय का जो गाय से उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं, उन सब का उपयोग बढ़े, एक नया व्यवसाय खड़ा हो, कृषि के साथ साथ और भी व्यवसाय खड़े हों, जिससे कृषक और मजबूत हो। ये मोहन सरकार की एक प्रयास है, जिसको वो पूर्ण करने के लिए पूरे तन्मयता से लगे हुए हैं। फिर से मैं कहता हूं कि हर चीज इंटरलिंक है, और हर तरह का जब तक विकास नहीं होगा तब तक पूर्ण विकास नहीं होगा। तो सब एंगल से विकास होगा, सब अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जहां जैसा उपयोगिता है उसका विकास करके पूर्ण मध्य प्रदेश को विकसित करके आगे बढ़ाया जाएगा। और ये केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, ये समृद्धि और विकास की नई आधारशिला लिखेगा कल के बाद में। ठीक है, वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें कोई बड़ी अति संयुक्ति मुझे नहीं लगता है कि इसमें तस्वीर तकदीर वाकई में बुंदेलखंड की बदलेगी। रमेश शर्मा जी, किसानों को लेकर बड़ी सौगात से कहा जा रहा है। अब चूंकि गौपालन की बात मैंने कही, निवेश को लेकर लगातार चर्चा है, एक आम कहीं ना कहीं सोच है कि जिस तरीके से निवेश के कार्यक्रम हो रहे हैं, उद्योग बढ़ेंगे तभी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन हम लगातार सुनते आए हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। तो कृषि को लेकर अगर इतने सारे कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि ये परियोजना है, तमाम सौगात एक ही दिशा में आगे
आगे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है वो कृषि का क्षेत्र है। तो कृषि को लेकर आप क्या तस्वीर आगे देख रहे हैं, क्योंकि निवेश के जरिए, उद्योग के जरिए अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही, लेकिन कृषि को कितनी भूमिका रहने वाली है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कृषि की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो निवेश हो रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो जो फैक्ट्रियों में कच्चा माल ही तो कहीं ना कहीं या तो कृषि से आएगा या वन से आएगा, इसके अलावा और कहां से आएगा? हाँ। तो कृषि हमेशा आधार रही है। वो भारत जिन दिनों सोने की चिड़िया रहा है, तब भी कृषि, ग्राम और वन शिल्प के आधार पर ही रहा है। इसके लिए सरकार जो योजनाएं बना रही है वो अपनी जगह है। इसके लिए किसानों में भी, कृषकों में भी जागृति होने की बहुत आवश्यकता है। उसका एक कारण है, कहीं ना कहीं आपको जो दो बात अभी मोहन यादव सरकार ने कही है, उन्होंने एक अच्छी योजना की घोषणा की है, जो 10 गाय को पालेगा उसको वो अनुदान देंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमको किसानों में ये जागृति आना चाहिए, यूरिया और डीएपी पे जो निर्भरता है वो कम हो, हम पशुपालन किसान खुद करें, और वो जो जैविक खाद गांव के अंदर बनती है वो जैविक खाद के ऊपर कोशिश करें। इसके अलावा दूसरा एक और बात मैं कहूंगा, जैसे मोदी जी के दो बात उनकी है, उन्होंने एक तो ज्ञान का सम्मान बात कही है, तो ज्ञान के सम्मान में गांव है, गरीब है, युवा है, महिला, नारी है, किसान है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं। और दूसरा जो मोदी जी का नारा है, लोकल फॉर वोकल, मैं समझता हूं गांव के लोगों को आपस में एक क्लस्टर बना करके, इसमें राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रहना चाहिए कि गांव की जरूरत गांव की पूरी हो। आप मुझे बताइए, कहीं पर अगर चना पैदा हो रहा है, चना पहले मंडी में जाएगा, फिर मिल में जाएगा, वहां से दाल बनकर लौट के आएगा, कितना महंगा पड़ता है। यदि छोटे छोटे यूनिट गांव के अंदर दाल बनाने के लग जाएं, तो गांव की जरूरत, जिले की जरूरत पहले जिले में पूरी हो, उसके बाद जो चना बच रहा है वो चना वहां से निर्यात होता हुआ चला जाए। ये जो जागृति अभियान है, ये लोगों को चलाना चाहिए, इसमें सरकार नहीं कर सकती, ये लोगों को। दूसरी एक और बात मैं शब्द कह करके मैं आप बात को विराम दूंगा, कहीं ना कहीं हमारे गांव में ये जागृति भी आना चाहिए। आने वाला समय नौकरियों का बिल्कुल नहीं है। मैं गांव से आता हूं, मेरे भगवान जी की कृपा से थोड़ी खेती होती है मेरे यहाँ। एक जमाने में 20 लोग मिलकर खेती काटते थे, अब एक मशीन है जो 20 खेत रही है। टीवी में ही अगर आप देखें, पहले एक पैकेज बनता था, उसमें 8-10 लोग लगते थे, अब कंप्यूटर के 2 लोग लग जाते हैं। अब न्यूज एंकर मशीन हो रही है, हार्ट का ऑपरेशन मशीन कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को ये चाहिए, राजनेताओं को ये चाहिए, जागृति किसान में पैदा करें, और किसान का लड़का गांव के अंदर ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम शुरू करे, कृषि और उद्योग उस आधार पर मिलाकर के काम शुरू करे, जागृति हो, तब संपन्नता होगी। गांव संपन्न होगा, किसान संपन्न होगा, तो देश संपन्न होगा, तभी भारत राष्ट्र परम वैभव को पुनः प्राप्त कर सकेगा। निश्चित तौर पर। देखिए, महत्वपूर्ण बात आपकी और तमाम सुझाव भी दिए, समय हमारे पास खैर कम है। वृक्षारोपण की बात कही, मुझे लगता है बृजा जी ने आपके सुझाव भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से सुने हैं, आगे मुझे लगता है इन पर और ध्यान दिया जाएगा। समय हमारे पास इतना ही, बहुत सार्थक चर्चा अभी तक हुई है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा बृजा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम सौगातें लगातार दे रही है। डबल इंजन की सरकार जो दावा किया जाता है, अब केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी तस्वीर भी नजर आएगी, और उसको लेकर तमाम तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो जमीन पर उतरना शुरू हो गया है। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, बड़ी सौगात देंगे, और बुंदेलखंड की तस्वीर, तकदीर दोनों इस परियोजना से बदलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। कितनी तस्वीर बदलेगी समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।